बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पता नहीं कब तक आपने देखना है, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब तक आप देखेंगे। हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दिए जाएं और जो उनकी इख्तलाफी आवाज़ें हैं वो आप ना सुन पाए। लेकिन चलें, अभी तक की जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फैक्ट्स हैं और इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और कुछ और खबरें हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और इस मौके पर उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। बात यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निजाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है। ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फख्र होगा इस बात पे कि यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियाँ साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था। एक टाइम पे हम भी मियाँ साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियाँ साहब से उम्मीदें लगाई थी। लेकिन जिसने मियाँ साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियाँ साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप। वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूँ मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको चंद दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज़ बंद कर देंगे, ये निज़ाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोजाना की बुनियाद पे कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर ले, कोई यहाँ से करता है, कोई वहाँ से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाए मैं बात करता हूँ। कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाए मैं बात करता हूँ। कर नहीं पाया कोई, और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लायामल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम जबरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखे कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाजत थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूं जहां रोजाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल पाते। मेरे अहल खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक दिया जाता है। 10 माह से मेरे जाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे खानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए और इलाके की तामीर नो और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज फंड रोके और अब उनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कबायली इलाकों से
जो है उनका हक वापस छीना जा रहा है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, उनका बजट उन्हें नहीं दिया गया, आज उनसे उनका हक वापस छीना जा रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियन और नुमाइंदों ने इन इकदामात का बाइकआउट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के एमपीएस को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। अब नाज़रीन, ये तो इमरान खान साहब का पैगाम है। उनके बेटों ने जब ये फैसला किया कि वो अब एक तहरीक चलाएंगे, पहले वो अमेरिका जाएंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मिलेंगे, आलमी इदारों से मिलेंगे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपने वालिद के बारे में जो कुछ हो रहा है वो बताएंगे, दुनिया को झंझोड़ने की और जगाने की कोशिश करेंगे। शायद क्योंकि वो खून का रिश्ता है तो उनकी बात ज्यादा जोरदार अंदाज में वो पेश कर सकेंगे और बता पाएंगे। इन दोनों बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो सियासत को जानते। वो बरतानिया की सियासत में नहीं है तो पाकिस्तान की सियासत में क्या आएंगे, जहां के वो शहरी हैं। इनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है जो मेरी इतला है, और शायद अब पाकिस्तान का वीजा भी नहीं है, क्योंकि जब आपने किसी मुल्क में ट्रेवल करना होता है तो आपके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत कोई ज्यादा लंबा वीजा देती नहीं है, लेकिन वीजे जारी पाकिस्तान की हुकूमत कर देती है बाहर से आने वालों को। ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है तो आपको फौरी तौर पे पाकिस्तान में वीजा मिल जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के बेटों ने जब फैसला किया कि ये लोग पाकिस्तान आएंगे, अमेरिका जाएंगे, फिर यहां पे आके तहरीक के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो दो तरह का इसके ऊपर रद्देअमल आया। एक रद्देअमल आया जो इमरान खान साहब के हामी है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा जी कि जो लोग शिकवा करते थे कि, और वैसे भी ये बात ठीक है कि जो लोग शिकवा करते थे कि इमरान खान अपने बेटे क्यों नहीं लेके आता, अपने बच्चे क्यों नहीं लेके आता, लो जी आ गए उसके बच्चे भी एहतजाज करने के लिए, तो चले ये शिकवा दूर हो गया। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि इन लड़कों के आने से तहरीक इंसाफ, एक आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी के लिए तहरीक है, उसको कुछ तकवीयत मिलेगी। हालांकि मेरा इसमें सोचना है कि जब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया तो वो दो लड़के पाकिस्तान आने के बाद कितनी तहरीक उठा लेंगे। एक्चुअली जो करना है वो पाकिस्तानियों को करना है। देखिए, इमरान खान ने अपने इसी बयान में एक बात कही है, मैं वो बयान आपके सामने वहीं से वही बात आपके सामने रखूंगा, और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। देखिए, इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं, ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ है तो वहां पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। तो इमरान खान अपने बच्चों के लिए, एक तो 10 मई की सजाएं हैं। इमरान खान साहब के घर के बारे में ये खबर आई कि जनाब उसको कहीं नीलाम किया जा रहा है, बनी गाला वाला। उसकी हकीकत क्या है वो भी आपको मैं बताता हूं। फिर इस फैसले के ऊपर जो रद्देअमल है वो भी, और बाजोड़ में एक ऑपरेशन जारी है इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद। और भी कुछ खबरें हैं, बहुत सारी तफसीलात है, मैं आपके सामने रख लूंगा अगले 10-15 मिनट में। सबसे पहले तो 9 मई के 2 मुकदमात में फैसले आए हैं, और ये 2 अलग अलग मुकदमात हैं। इनमें से एक मुकदमा शादमान थाने का जलाओ घिराव 9 मई के हवाले से, और दूसरा राहत बेकरी का जलाओ घिराव। ये 2 मुकदमात हैं। इनमें जो सजाएं सुनाई गई हैं उनमें जो अहम लोग हैं जिन्हें सजा हुई है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 10-10 साल की सजा हो गई, उमर चीमा साहब 10-10 साल की सजा हो गई, एजाज चौधरी साहब 10-10 साल की सजा हो गई सेनेटर, और मियां महमूद रशीद 10-10 साल की, इन्हें भी सजा हो गई है। आयशा भुट्टा साहिबा को 10 साल की सजा हुई है, और इमरान खान साहब के गार्ड हाफिज अरशद, इन्हें भी 10 साल की सजा सुनाई गई कैद की। हालांकि उस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, इमरान खान के साथ उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे जिस वक्त बाद में लाहौर में एहतजाज हुआ। तो इतनी जल्दी तो बंदा पहुंच ही नहीं सकता। अब इनके पास कोई जहाज जो हेलीकॉप्टर तो था नहीं, लेकिन फिर भी इनको भी सजा दे दी गई है 10 साल की। तो यानी जो भी निजाम को लगता है कि इन लोगों को सजा देनी चाहिए तो उन्हें दी जाती है। अब कुछ लोग जो है उन्हें बरी किया गया इन केसेस में, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ी अहम शख्सियत है। इन्होंने 2 साल तकरीबन जेल काटी है, और अब शायद वो बाहर आ जाए। उनके बाहर आने से ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी शख्सियत मिल जाएगी आजाद, जो मामलात को देख सकेगी। देखिए, इससे पहले परवेज इलाही साहब बाहर आए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, पार्टी के लिए कोई फाल किरदार उन्होंने अदा नहीं किया। वो तब से अब तक खामोश हैं और बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो क्या एक्टिव हो पाएंगे, मामलात को कंट्रोल कर पाएंगे, चीजों को अपने हाथ में ले पाएंगे? इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, वफादारी उन्होंने निभाई है, बहुत मार खाई है, लेकिन उनके बेटे की वजह से एक कंट्रोवर्सी जन्म ले गई थी, और अभी जो उनको बाइज्जत बरी किया गया है, कुछ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त साबित करेगा
कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर किस तरह के फैसले करते हैं। उनके फैसलों से अंदाजा हो जाएगा लोगों को कि शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरफ खड़े हैं। बहरहाल वो बाइज्जत बरी हो गए, ये बड़ी अच्छी खबर है उनकी फैमिली के लिए, और वो बिल्कुल बेगुनाह थे इस सारे मामले में। देखिए, बहुत सारे लोगों का, किसी का बहुत थोड़ा सा कसूर हो सकता है, वो वहां मौजूद हो सकता है, किसी का कसूर हो सकता है कि वो वहां से गुजर रहा हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो ये भी नहीं था, तो उन्हें तो बिला वजह ही जेल में डाला हुआ था और उनको काफी रगड़ा लग चुका है। आयशा भुट्टा साहबा 10 साल की सजा उनको हुई है, फिर सनम जावेद खान को 5 साल की सजा हुई इस सारे मामले में, और आलिया हमजा साहिबा को भी 5 साल की सजा हुई इसी केस के अंदर। तो टोटल 45 मुल्जिमान के ट्रायल हुए हैं, जिनमें से 25 गिरफ्तार थे और 15 इश्तिहारी हैं। एक का इंतकाल हो गया है और कुछ जो है वो जमानतों के ऊपर है। तो ये है जनाब सारा मामला उस केस का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई के हवाले से चलाया गया। शवाहिद और सबूतों की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। साजिश का मामला जो रखा गया वो भी आपके सामने है कि छोटी सी टेबल के नीचे छुपा हुआ पुलिस वाला, पर्दे और सोफे के नीचे घुसा हुआ पुलिस वाला, ये अब इस साजिश के स्टार गवाहान हैं। साजिश वाला मामला तो अब आपके सामने है, वो पहले दिन से आपको आइडिया है कि वो 2 नंबरी हो रही है। अब ये जो लोग हैं जिन्हें सजाएं दी जा रही, क्या ये क्रिमिनल हैं या ये मुसल्ला लोग हैं? यानी एक खबर आती है पाकिस्तान में कि उजैर बलोच बाइज्जत बरी हो गए, और दूसरी खबर आती है पाकिस्तान में कि यास्मीन राशिद, उन्हें 10-10 साल की सजा हो गई। अब इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा आज पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह यह नहीं है कि आपने कितने आदमी मारे या कितना आपने दहशत फैलाई। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह यह है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ क्यों चले। यह है असल कहानी। फैसले पर पीटीआई का रद्देअमल, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि शदीद रद्देअमल दिया उन्होंने। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के हवाले से लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनों को सुनाई गई सजाएं इंसाफ और अदल के मुंह पर एक तमाचा है। ये फैसले कानूनी उसूलों और मुनसिफाना ट्रायल के तमाम तकाजों को नजरअंदाज करते हुए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिए गए हैं। यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि इन मुकदमात में शफाफियत को यकसर बालाए ताक रखा गया और मुल्जिमान को अपने दिफा का मौका तक नहीं दिया गया। कानूनी तकादे पूरे किए बगैर देर रात तक बंद कमरों में ट्रायल चलाए गए और इन ट्रायल्स के अंदर जो है वो सहाफियों को भी नहीं आने दिया जा रहा था। जब ट्रायल्स का इख्तिताम हो रहा था, चीजों को कंक्लूड किया जा रहा था, तो सहाफी क्योंकि रिपोर्ट करते थे जो भी अदालत के अंदर ऐसी चीजें हो रही थी जो नाइंसाफी पर मबनी थी, तो फिर सहाफियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। ये ट्रायल बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर जो है वो इस सजा सुनाना आइन और इंसाफ दोनों का मजाक करार दिया है और एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। जाहिर होता है कि इन फैसलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना और इसकी क़यादत और कारकुनों को खौफजदा करना है। तो नाज़रीन, सादी सी बात यह है, वन लाइनर। ये जज हैं जनाब मंजर अली गुल साहब, इन्होंने ये फैसला सुनाया। जज मंजर अली साहब ने, ये अगर तस्वीर आप इनकी देख भी लें तो अब जनाब ये है जज साहब जिन्होंने ये फैसला सुना दिया। एक तरफ उजैर बलोच की बाइज्जत बरी होने की खबर आती है, दूसरी तरफ यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद खान और आयशा भुट्टा को 5-5, 10-10 साल की सजाएं सुनाने की खबर आती है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है। अब आए नाज़रीन, इमरान खान साहब का घर बनीगाला वाला सुबह खबर आती है कि जनाब उनको फरोख्त किया जा रहा है या उसको नीलामी उसकी हो रही है और फिर हर तरफ शोर मच जाता है। सलमान अकरम राजा साहब भी एक ट्वीट कर देते हैं इसके बारे में, वो ये कहते हैं जी मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था लेकिन अभी ये खबर आई है तो इसके ऊपर फिर हम देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, बल्कि ये इमरान खान साहब का बनीगाला का घर नीलाम नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए नीलामी का कोई अदालत से ऑर्डर ही नहीं है ना। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनीगाला का जो घर है इमरान खान साहब का, उसकी नीलामी का कोई ऑर्डर नहीं था। लोगों ने इसको ऐसे लिया क्योंकि जो इश्तिहार लगा हुआ था ना, उस इश्तिहार पे इमरान खान साहब का ऊपर नाम लिखा हुआ था और बनीगाला लिखा हुआ था। तो नॉर्मली आदमी को यही लगता है, मुझे भी पहले इश्तिहार पढ़ के यही लगा कि ये ऐसे ही है, लेकिन फिर मैंने 2-4 लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने बताया नहीं, ये प्रॉपर्टी मलिक रियाज की और फराह खान की है। यानी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के नाम पे थी और कुछ जो है वो फराह खान की प्रॉपर्टी थी जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं। फराह खान बहुत सारे हवालों से कंट्रोवर्शियल हैं। पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है और कुछ करप्शन के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज पकड़ी नहीं गई और ये काबू भी नहीं आई, ये पाकिस्तान से बाहर चली गई थी।
और बुशरा बीबी की, क्योंकि ये ताल्लुक वाली थी तो बुशरा बीबी को इनके जरिए से लपेटा जाता है। लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ अभी तक कोई चीज वैसे साबित करने में रियासत नाकाम रही है। बहरहाल फराह खान वाला मामला जो है ये पहले भी मशकूक था और आज भी है। और ये जो नीलामी हुई है इसमें दो लोगों की प्रॉपर्टी थी, अली रियाज की जो मेरी इत्तला के मुताबिक है, और फराह खान की थी। अली रियाज की 405 कनाल की जो अरादी है, 405 कनाल, ये इसके बारे में है कि ये सेल हो गई है, ये बिक गई है और फी कनाल जो है वो 34,20,000 रुपए के हिसाब से बिकी है। तो कीमत तो बड़ी अच्छी, यानी ये सस्ती बिक गई है। जिसने खरीदी है वो तो मुनाफे में रहा है। 34 लाख रुपए कनाल तो इस्लामाबाद में जमीन मिलती नहीं है। अगर किसी को 34,20,000 रुपए कनाल के हिसाब से जमीन मिल गई इस्लामाबाद बनी गाला में तो वो बड़ा लकी आदमी है। तो अली रियाज वाली 405 कनाल अरादी तो ये ऐसे गई, जबकि फराह खान की जो जमीन है वो नहीं बिक सकी। टोटल 2 लोग आए जो इस बोली में शामिल हो रहे थे। लास्ट जो 24 से 36 घंटे हैं इनमें खत्ते में जंग बहुत तेज़ हो गई है और इस वक्त जो ताज़ा मनाजिर आए हैं रात के जिस पहर में, आखिरी पहर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो मनाजिर आए हैं इसराइल से वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है इसराइल के ऊपर और यानी इस हमले को आप ये कह सकते हैं कि शायद शुरू के दिनों में जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था उस वक्त शायद इस लेवल का हमला किया गया हो जितना बड़ा हमला अब किया गया है। इससे पहले इसराइल की ज़मीन से मिसाइल इस तरह नहीं टकराते थे जैसे अब टकरा रहे हैं। जिस तरीके से क्लस्टर बम गिर रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल टकरा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। और इसराइल के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान, यानी उसको अपने अहदाफ का पता है जिन्हें हिट कर रहा है। मैं आगे जाके आपको खबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। बहरहाल ये फुटेज 2 तरफ से आई, एक ईरान की तरफ से आई। जब ईरान से हमला किया गया तो ये एक बहुत बड़ा हमला था। बहुत सारे मिसाइल हथियार एक साथ लॉन्च किए गए इसराइल पे हमले के लिए और उसके बाद जो ईरानी फ़ौज है वो वहाँ पे नारेबाजी कर रही थी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का। और उसके बाद इसराइल के मनाजिर जो हैं वो आते हैं तो वो बड़े ही खौफनाक है। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे बम गिर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये तहलका मचा हुआ है कि ये बहुत बड़ा हमला था ईरान की जानिब से इसराइल पर। ईरान ने इसराइल पर यह हमला किस वक्त किया? ये हमला उस वक्त किया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा सामने आया कि अब ईरान की कैपेसिटी खत्म हो गई है और 100% ईरान फारग हो चुका है। यानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट की है। बहुत से ममालिक खासतौर पे वो जो ईरान की जानिब से आबनाए हरमस को बंद करने की कोशिश से मुतासिर हुए हैं, अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी जहाज भेजें ताकि इस आबनाए को खुला और महफूज रखा जा सके। हम पहले ही ईरान की फौजी सलाहियत को 100% तबाह कर चुके हैं, लेकिन इनके लिए 1 या 2 ड्रोन भेजना या बारूदी सुरंग गिराना या आबी गुजरगाह के अंदर या इसके साथ कहीं कम फासले तक मार करने वाले हथियार चलाना या मिसाइल दागना, ये अभी उनके लिए आसान है, चाहे वो कितनी ही बुरी तरह शिकस्त क्यों ना खा चुके हों। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया दीगर ममालिक जो इस मसनूई रुकावट से मुतासिर हैं इस इलाके में अपने बहरी जहाज भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुस को अब ऐसी कौम से कोई खतरा ना रहे जिसे मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया गया है। इस दौरान अमेरिका साहिली पट्टी पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और मुसलसल ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को पानी में डबोता रहेगा। किसी ना किसी तरह हम जल्द ही आबनाए हुर्मुस को खुला और महफूज और आज़ाद करवा लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए एक तरफ दावा क्या है, एक ही स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें 2 अलग अलग बातें हैं। यानी एक पोस्ट है उसमें एक तरफ ये कह रहे हैं कि 100% ईरान तबाह हो गया और दूसरी जानिब उसी पोस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं चीन से, फ्रांस से, जापान से, जनूबी कोरिया से और बरतानिया से। यानी अगर ईरान 100% तबाह हो गया है तो फिर तो अमेरिका के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन तो बहुत बड़ी फौज है, बहुत तगड़े लोग हैं, दुनिया में सुपर पावर का इनके पास स्टेटस है, तो बड़े आराम से ये ईरान को टैकल कर सकते हैं अगर तो 100% तबाह कर लिया है तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 100% तबाह कर लिया और दूसरी तरफ वो इन ममालिक से मदद मांगते हैं। थोड़ा सा इन ममालिक के बारे में आपको बताता हूँ। फ्रांस के 10 जहाज रिपोर्ट हुए कि फ्रांस के 10 जहाज़ों का एक फ्लीट निकला और वो जा रहा है जनाब आबनाए हुर्मुस की जानिब। लेकिन बाद में फ्रांस से स्टेटमेंट आया, नहीं जी नहीं, हम दिफाई नुक्ता नज़र से जा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई अटैक करने का इरादा नहीं है और जहां बताया जा रहा है वहां नहीं जा रहे। तो एक तो फ्रांस ने इसके ऊपर बता दिया कि उनके जहाज इस मकसद के लिए नहीं निकले। दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सख्त रद्द अमल है, बहुत सख्त रद्द अमल है और बरतानवी हुकूमत को यहाँ की अपोजिशन ने और अवाम ने रद्द अमल की वजह से रोका हुआ है जंग में जाने से। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि जो हमारे साथ पहले इराक में हुआ है
हम उन तजर्बात की रोशनी में इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफर है या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। चाइना ने साफ कहा जनाब हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, और ये जो बात कर रहा है अमेरिका के आपने हुर्मुज़ को जाके खिलाए और अपने फौजी भेजें और अपनी मिलिट्री को वहां भेजें, तो हम ये नहीं करने जा रहे। चाइना ने साफ इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ जंगी मशकें कर रहा है, वो बताता हूं मैं आपको आगे जाके। और जापान पहले कह चुका है वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जिन को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया वो तो लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहा है दुनिया से, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार रहा है दोनों महाजों पे। एक तो अमेरिका के अंदर बयानिया की जंग हार रहा है, कोई भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चंद साथियों के अलावा इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं मिल रही अमेरिका के अंदर से। और अब वो ये चाहता है कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हों ताकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग की सपोर्ट पैदा की जा सके। तो ट्रंप अकेला रह गया, नेतन्याहू गायब हो गया, अब बयानिया बनाने वाला कोई है नहीं। अमेरिकन ये समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल से जान छुड़ाने के लिए जो गंद आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अटैक कर दिया और अब वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला उल्टा गले पड़ गया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले में खुद डाला। डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है, वो भी यहां पे आप ले लें। एक तो जिन ममालिक को कहा वो तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान को अस्करी, मुआशी और दूसरे लिहाज से शिकस्त दे दी है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन दुनिया के वो ममालिक जो यहां से तेल हासिल करते हैं उन्हें इस गुजरगाह की खुद हिफाजत करनी चाहिए और हम उनकी मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अमेरिका इन ममालिक के साथ हमआहंगी पैदा करेगा ताकि हर काम तेज़ी से, आसानी से और बेहतर तरीके से अंजाम पाए। ये हमेशा से एक टीम वर्क होना चाहिए था और अब ये ऐसा ही होगा। ये दुनिया को हमआहंगी, सलामती और पायदार अमन की तरफ इकट्ठा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया को बुला रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर ईरान पे हमला करो, तो मैं अब नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, ये ऐसा दिखाई देता है। दूसरी जानिब जो ईरानी स्टेटमेंट है ना, ये अब्बास अराकची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनका स्टेटमेंट आप देखें। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला जैसे वो आयरन डूम बना हुआ है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का बहुत चर्चा किया जाता था, बड़ी तारीफें होती थी, वो सुराखों से भरी हुई छतरी साबित हुई और मुसीबत को रोकने के बजाय मुसीबत को दावत दे रही है। अमेरिका अब दूसरों से, यहां तक कि चीन से भी भीख मांग रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में उसकी मदद करें। ये आगे से ताने आ रहे हैं ईरान की जानिब से। ईरान अपने ब्रादर पड़ोसी ममालिक से मुतालबा करता है कि वो गैर मुल्की जारहियत पसंदों को निकाल बाहर करें, खास तौर पर इसलिए कि इन गैर मुल्कियों की वाहिद फिक्र सिर्फ इसराइल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाजरीन, एक और भी वार्निंग दी है ईरान ने इस खित्ते के अंदर और ये बहुत अहम है और ये रिपोर्ट हुई है। और रिपोर्ट ये हुई है कि पासदारान इनकलाब यानी ईरान की जो फोर्स है उसने खित्ते में मौजूद बड़ी अमरीकी कंपनियों को इलाका खाली करने के लिए तंबीह कर दी है और वार्निंग जारी कर दी है कि इलाका खाली कर दें। और साथ में